अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अदालत से बरी होने के बाद मरियम नवाज इमरान खान के खिलाफ खुलकर सियासी मैदान में आ गई हैं और दूसरी तरफ आज इमरान खान ने अपने कारकुनों से हकीकी आज़ादी की तहरीक में हिस्सा लेने का हल्फ ले लिया है और उसे जिहाद करार देते हुए हर किस्म की कुर्बानी देने का हल्फ ले लिया है। तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान अगला लाएअमल भी बताएंगे। आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने इमरान खान पर मुसलसल सियासी हमले किए खुलकर तनकीद की। मरियम नवाज ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब मेरी जिद्दोजहद ही इस बात पर होगी कि इमरान खान को पकड़ा जाए। सियासी बुनियाद पर इसका कोई मुकदमा नहीं बना, सियासी बुनियादों पर इसको रिलीफ जरूर मिल रहा है, सजा नहीं मिली अभी तक। और अगर इस मुल्क में आइन और कानून नाम की चीज है तो फिर कानून के जो हाथ हैं वो इसके गिरेबान से अब ज्यादा दूर नहीं। और मेरी जिद्दोजहदी इस बात पर होगी कि इसको पकड़ा जाए। जब इक्तदार में थे तो जनरल बाजवा भी बहुत अच्छे थे। ओनली 6 months अपार्ट पहला शख्स है पाकिस्तान की तारीख का जिसने न्यूट्रल जैसे लफ्ज को गाली बना दिया क्योंकि आपकी नैपीज बदलने से इनकार हो गया। ये स्टेटमेंट्स नहीं है, ये दुहाइयां हैं जो वो दे रहे हैं कि खुदा के वास्ते मेरी आंख बन जाए, मेरे नाक बन जाए, मेरे हाथ बन जाएं, जैसे कि 2018 के इलेक्शंस में वो बने थे। आप इसकी नैपीज बदलना शुरू करें तो ये तारीफें करनी शुरू कर देगा। वो शख्स जो रात को ऐवान सदर के अंदर खुफिया मुलाकातें करता है, एनआरओ मांगता है, जब एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर खड़े होकर जलसे में बदतमीजी शुरू कर देता है। इतने ऑनेस्ट ऑफिसर्स को आपने सिर्फ इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो वाइफ है पिंकी पीरनी साहिबा जो है बतौर प्राइम मिनिस्टर आपके ऑफिस में उन्होंने जाके कहा था कि वो हीरो के हार रिश्वत में ले रही है, तो आपने उनको वहां से निकाल दिया। लाडला वाडला कुछ नहीं, मैंने कहा था कि वो जनूबी पंजाब का होगा, लाडला हमारा नहीं है। लेकिन अगर लाडलेपन ने वो जनूबी पंजाब को भी ये दिन दिखा दिया है कि वो बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, तो इमरान खान साहब के नाम के साथ नहुसत जुड़ी है। जो उनके साथ उनको सपोर्ट करेगा उसको भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज ये तनकीद कर रही थी तो फिर आज उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप लोग भी तो इदारों पर तनकीद करते रहे। आप लोग भी जब इक़्तिदार में नहीं थे तो इसी तरह की तनकीद इदारों पर करते रहे, वो सब भी इदारों के वापस थे और इसी तरह नवाज शरीफ के ऊपर अपनी तनकीद करते रहे हैं और ये कहते रहे हम आपसे पूछेंगे। जो बात ये फितना करता है और जो बात हम करते हैं उसमें बुनियादी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ये कहते थे कि आप इस फितने को लेकर आए हैं, इस फितने ने मुल्क की मईशत तबाह की है, इस मुल्क के साथ उसने खेला है। वो जो कहता है ना मैं इस पे सिर्फ खेलना है, तो उन्होंने यही कहा इस मुल्क की तकदीर के साथ उसने खेला है। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये ना करें, ये जो सियासत है ये आपका काम नहीं है, ये आप छोड़ दें सियासतदानों पर और आप अपने आईनी और कानूनी रोल तक महदूद हो जाए। फितना ये कह रहा है कि नवाज आप अपने आईनी रोल से इनहराफ करें, आप वो जो पाकिस्तान के आइन और कानून ने रेड लाइंस लगाई हैं आप वो क्रॉस करें, मेरी मदद करें, मेरी बैसाखियां बने, मेरे आंख बने, मेरे नाक बने, मेरे हाथ बने, मेरे मुखालिफिन को मारें, तभी मैं आपको मानूंगा, वरना मैं आपको नहीं मानता। ये है बुनियादी फर्क, इस फर्क को जान के जियो। इमरान खान की जानिब से मरियम नवाज की बरियत को मुसलसल एनआरओ करार दिया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान को जो मुसलसल रिलीफ मिल रहा है एनआरओ इसे कहते हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें एनआरओ क्या होता है। एनआरओ होता है जब तुमने अपने घर की बनी गाला जिसका नाम मनी गाला है उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए और उस पर भी तुम्हारे साकिब और निसार ने तुम्हें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब तुम्हें जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए, बल्कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए वो किए ही इसलिए क्योंकि तुम फराह गोगी के केसेस पे पर्दा डालना चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन पीरनी पिंकी थी और तुम थे, जिसने कहा कि तुम्हारी नापियां एस्टैब्लिशमेंट चेंज करती है और वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तुमने चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया। उसके बेटे को भी कल लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला। फॉरेन फंडिंग में मुजरिम ये साबित हुआ, तोशा खाना में मुजरिम ये साबित हुआ, फराह गोगी केस में मुजरिम ये साबित हुआ। एनआरओ उसको कहते हैं जो अलीमा बाजी को मिला है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को माफ़ी मिलने पर मरियम नवाज ने कहा कि ये माफ़ी इमरान खान ने अपनी जान बचाने के लिए मांगी है। ऐसे शख्स को जब माफ़ी मिलती है तो आप किसके मुंह पर फिल्टर लगाएंगे? अगर आप इस किस्म के इंसान को माफ करेंगे जिसका काम ही यही है कि पहले जलसों में खड़े होकर बदतमीजी करो, जुमले कसो, इल्जाम लगाओ, भले बाद में वो इल्जाम का धड़न तख्ता हो जाए, बहुत सालों से यही करता आ रहा है, और जब कानून के शिकंजे में गर्दन फंसती हुई नजर आए तो जाके माफी मांग लो। ये माफी उन्होंने
अपनी जान बचाने के लिए मांगी। और जज ज़ेबा साहिबा की जो तौहीन हुई है उसकी कभी माफ़ी देने से पहले जज ज़ेबा साहिबा से पूछा कि इसको माफ़ी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपको अंदाज़ा है कि ऐसे शख्स को जब माफ़ी मिलती है तो आप किस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं पाकिस्तान में? फिर अब किसके मुंह पे फिल्टर लगा होगा? कोई भी जलसे में खड़ा होकर उठ के किसी खातून को गाली दे, डराए, धमकाए, झूठा इल्ज़ाम लगाए, बुली करे और उसके बाद जाके माफ़ी मांग आएगा, फिर सबको माफ़ी देनी पड़ेगी। फिर तलाल चौधरी साहब को जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी माफ़ी देनी पड़ेगी। फिर दानियाल अजीज़ साहब है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उनको भी माफ़ी देनी पड़ेगी। फिर निहाल हाशमी साहब को भी माफ़ी देनी पड़ेगी। मरियम नवाज ने आज कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक मैं अपनी हुकूमत से मुतमईन नहीं हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें हुकूमत में रहते हुए भी नहीं मिली है। नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता है आज भी। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि एक शख्स जिसके जराइम से हाथ रंगे हुए हैं, जिसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, वो खुला फिर रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। हालांकि नवाज शरीफ बेगुनाह था, ये गुनाहगार होते हुए भी इसको सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है। दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं और आज पेशावर में वज़ीर आला हाउस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां इमरान खान ने कारकुनों से हकीकी आज़ादी की तहरीक में भरपूर हिस्सा लेने का हल्फ लिया, साथ खुद भी हल्फ उठाया। आपने फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जो अभी लंदन में मुलाकात करके आए हैं नवाज शरीफ से। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान पर तनकीद की। वो अपनी हुकूमत से भी खुश नहीं है कि खान साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर खान साहब बाकायदा तौर पर आप लोगों को चैलेंज भी कर रहे हैं और आज अपने कारकुनों से उन्होंने हल्फ भी लिया, जिसमें खुशाइंद बात यह है कि आइन की पासदारी और इसकी हिफाजत का हल्फ लिया, मगर साथ ही हकीकी आज़ादी तहरीक को जिहाद समझकर इसमें हिस्सा लेंगे और किस्म की कुर्बानी देंगे। देखिए इधर क्या अल्फाज पर हल्फ लिया गया है, वो मैं जरा आवाम को भी दिखा दूं, आपको भी। आइन की पासदारी करेंगे और इसकी हिफाजत करेंगे। इसमें हिस्सा लेंगे, हर किस्म की कुर्बानी देंगे। हमारा हामिल हासिल ख्वाजा केसेस में बरियत मिल रही हो, आप खुद अभी नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं, मगर खान साहब हल्फ लेकर आ रहे हैं, प्रेशर बनाकर आ रहे हैं। खुशाइंद बात है कि आइन और कानून की पासदारी की अपने कारकुनों से बात कर रहे हैं, मगर साथ ही अपनी जो जिद्दोजहद है उसे जिहाद समझ के वो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देंगे। तो इस्लामाबाद आने के लिए वो तैयार हैं। आप लोगों की कोई हिकमत अमली है या यहाँ से धमकी आ रही है और आपकी तरफ से भी राना सनाउल्लाह साहब की धमकी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, आइन की पासदारी तो जिस रात हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया था, ये इमरान खान और इसकी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने आइन की पासदारी का जो हल्फ है जो इन्होंने उठाया था बसीयत एमए ने, उसको तार तार कर दिया था, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। उस रात जो है ना आइन की पासदारी की ना उनकी उसकी हिफाजत की, बल्कि आइन को तोड़ा, आइन को पामाल किया, आइन की जो धज्जियां बखेर दी उस रात। और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से आइन जो है वो एक किस्म का मैं कहूँगा कि बहाल हुआ। जो इन्होंने उसको जो है आधे घंटे या घंटे के अंदर जो उस वक्त डेप्टी स्पीकर थे उन्होंने जो कुछ आइन के साथ किया वो हमारी तारीख का एक स्याह बाब है। और आज ये आइन की जो पासदारी की बात कर रहे हैं वो मशरूत है इनके इक़्तिदार से कि आइन की इंटरप्रिटेशन जो है जो ये करते हैं उसकी जो है हिफाजत होनी चाहिए, जो इनकी इंटरप्रिटेशन है। और वो इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बता दिया है कि वो अप्रैल की उस रात को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो सबसे बड़ा सबूत है कि उस सारी चीज़ को नल एंड वॉइड जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया।
रात सुप्रीम कोर्ट खुली और उन्होंने इस सारे दामाद को जो है वो एक उसको गैर आईनी और गैर कानूनी, और इस शख्स को आइन की पासदारी की बात करता है। आइन की पासदारी, जो आइन की इंटरप्रिटेशन इसके हक में होती है, जो आइन की इंटरप्रिटेशन खुशाइन नहीं है, क्योंकि तो फौज से भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल मत रहो, यानी कि न्यूट्रल रहना है। आइन और कानून जो उनका हल्फ है उसकी पासदारी है, वो तो उनको भी कह रहे हैं न्यूट्रल रहो। कम से कम अपने कारकुनों से तो कह रहे हैं कि आइन की पासदारी करो, इसकी हिफाजत करो। देखें, आइन जो है वो ये भी जो है वो इनसे डिमांड करता है, हमसे डिमांड करता है कि जो न्यूट्रल अदारे जिनको आइन जो है न्यूट्रल करार देता है वो न्यूट्रल रहें, उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर उनको जानवर ना कहा जाए, उनको मीर जाफर मीर सादिक ना कहा जाए, उन पे गद्दारी के इल्जाम ना लगाए जाएं। तो जिस शख्स का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो इस किस्म का हो कि जो अदारे जो हैं आइन के मुताबिक जो है एक्ट करना चाहते हैं या परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको ये जो है गालियां देता है, उनको गद्दार कहता है, उनको जानवर कहता है, मीर जाफर मीर सादिक कहता है, जो परसों टेक्सला में उसने जबान इस्तेमाल किया है। एक आइनी अदारे या एक आइन के तहत एक जो उन्होंने भी हल्फ उठाया हुआ है, हमने भी हल्फ उठाया हुआ है, इसने भी हल्फ उठाया था, इसने तो रिजाइन कर दिया हुआ है। हो सकता है समझता हो कि मेरा हल्फ जो है इस वक्त जो है सस्पेंड हुआ हुआ है या उससे भी रिजाइन किया हुआ है इसने। तो ये अपनी इंटरप्रिटेशन जो है उसके मुताबिक कर रहा है। अगर सबसे पहली बात है कि आइन की पासदारी की अगर ये कसम दे रहा है तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा एक आइनी इक़दाम के तौर के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंट्रोड्यूस की, जो इंडोर्स किया है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये उसको रिस्पेक्ट नहीं करता तो एक और आनी अदारे की जो है हुक्मदूली कर रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट को हुक्मदूली कर रहा है। इस सारे सिनेरियो में ऐसा नजर आ रहा है कि आपको नजर आ रहा है कि उनका क्राउड भी चार्ज है और खान साहब कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, जगह जगह हल्फ भी ले रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर एक मोबिलाइजेशन हो, और आपको कह रहे हैं वो सरप्राइज भी करेंगे। मरियम नवाज साहिबा नहीं है खुश अपनी हुकूमत से, वो जो चाहती हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई हो वो मुतमईन नहीं नजर आ रही हैं। आप नवाज शरीफ साहब से मिलकर आए हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को भी ये गिला है कि जो कुछ खान साहब के साथ होना चाहिए वो आपकी हुकूमत नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं पहले जो आपने मरियम की बात की है, मैं उनको किसी हद तक जो है जस्टिफाइड समझता हूँ कि जो बीती है हम पे पिछले 4-5 साल, जो फिर मैं कहूँगा कि आइन और कानून की खिलाफ वर्जी थी, आइन और कानून को तोड़ा गया, आइन और कानून को पामाल किया गया, जिसमें मरियम की सजा थी, जो अब बरीयत हुई है, उसकी जो बरीयत हुई है, इस बात का सबूत है कि आइन और कानून जो है उसको गलत इस्तेमाल किया गया, अकाउंटेबिलिटी अदालत के जरिए गलत इस्तेमाल किया गया, और उसको करेक्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की सजा है, या मियां नवाज शरीफ, अब कहा जा रहा है कि जी कल जो है आज मेरे ख्याल कहा है, ये कल कहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये चीज कही गई है कि ताहयात जो है वो जो है डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। मियां नवाज शरीफ को ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया, मुझे ताहयात डिस्क्वालीफाई किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अदालत उज़्मा ने जिसको मेरी बहाली की। तो ये आइन और कानून की सारी धज्जियां जो हैं ये पिछले 3-4 साल में इमरान खान ने बखेरी हैं। मरियम अगर शिकायत कर रही है तो मरियम ने एक सजा भुगती है, एक कीमत अदा। मगर इमरान खान ने तो फैसले नहीं दिए थे ना, ताहयात नाअहली का फैसला भी चीफ जस्टिस, जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उन्होंने ही लिखा था। 62(1)F नहीं कहता ताहयात नाअहली का, मौजूदा चीफ जस्टिस ने लिखा था वो फैसला। देखें, मैं मौजूदा चीफ जस्टिस ने मेरी बहाली का फैसला भी उन्होंने लिखा था, लेकिन मैंने आज एक और प्रोग्राम में मैंने ये बात कही है कि ये बात मैं एग्री करता हूँ कि ताहयात जो है नाअहली नहीं होनी चाहिए। एक टर्म की नाअहली जो है बहुत होती है सियासतदान के लिए। ये एक रवायत है जो अयूब खान ने डाली थी, 10 साल जो है एब्डो किया था पॉलिटिशियंस को, 10 साल के लिए किया था। तो उसके बाद वही पॉलिटिशियन फिर वापस आए 10 साल के बाद जो है, तो उस वक्त भी गलत था। और मैं समझता हूँ आज भी आइन के मैं समझता हूँ कि अगर जो है ये जो सादिक और अमीन वाला जो क्लॉज है, मैं तो इससे भी डिसएग्री करता हूँ कि सादिक और अमीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हम गुनाहगारों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता। आइन में डालने से हम सादिक और अमीन नहीं बन जाते। आज जो पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की जो सूरत हाल है,
वो जो सादिक अमीन जो है, जिन लोगों को डिक्लेयर किया गया है इस मुल्क के अंदर, उनकी वजह से ये सादिक पाकिस्तान का ये हाल है। जो लोग सादिक अमीन जो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मेरा ख्याल है उस पे ऊपर भी नजरसानी होनी चाहिए। और ख्वाजा साहब, इस सारे सिनेरियो में जब ज़ाहिर अगर नजरसानी होती है तो आपको तो अब इस वक्त नजर आ रहा है, जो आपकी पार्टी क्लेम करती है कि खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन किसी ना किसी मामले में या फिर ममनुआ फंडिंग केस में हो जाएगी, तो फिर आप लेवल प्लेइंग फील्ड ये मांग रहे हैं कि जी किसी की होनी नहीं चाहिए, नवाज शरीफ साहब की भी रिवर्स करें, इमरान खान साहब की भी ना हो, और लेवल प्लेइंग फील्ड हो और नवाज शरीफ साहब भी आए और वो कंटेस्ट करें इमरान खान साहब से, या आप चाह रहे हैं कि जो आप लोगों के साथ हुआ वो इमरान खान साहब के साथ हो? और मैं जब आपसे मुराद मेरी है, क्योंकि आप अभी अभी मिलकर आए हैं नवाज शरीफ साहब से, वो ये चाह रहे हैं कि उनको भी मौका मिल जाए और वो इमरान खान का मुकाबला करें, या जो उनके साथ हुआ वो चाह रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ हो? मैं अपनी जाती राय का जो है इजहार कर रहा हूं आपके सामने। देखिए, मैं समझता हूं कि कानून और कायदा सबके लिए जो है वो एक जैसा होना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमारे खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी जो है इक़दाम किए गए, नवाज शरीफ के खिलाफ किए गए, नवाज शरीफ को जो है वो हुकूमत उसकी ख़त्म की गई, बावजूद इस बात के कि हमारे पास मेजॉरिटी थी। 10,000 दिरहम का ना तनख्वाह लेने के ऊपर जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया। एक JIT बनाई गई, जो JIT का मैं उसके मुतल्लिक जो है कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन वो JIT जो है कहीं ना कहीं उनका जरूर इत्तेसाब होगा। अगर इधर नहीं होगा तो अल्लाह ताला को जरूर जवाब दे होंगे वो JIT के मेंबरान जो है, जरूर जवाब देंगे, या ये माशरा जो है उसको जवाब देना पड़ेगा उनको। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी हुई है तो मेरा जाती हुआ है कि मेरे साथ अगर नाइंसाफी हुई है तो उससे मुझे ये राइट नहीं मिलता कि मैं भी नाइंसाफी करूं। मियां नवाज शरीफ का कहना, बार बार ये कहना कि मैंने अपने मामला जो है अल्लाह ताला पे छोड़ दिए हुए हैं, मैंने अल्लाह के जिम्मे जो है के जिम्मे डाल दिए हुए हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट के बाद किसी क्लैरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती कि अगर उसके साथ नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है तो वो अल्लाह ताला के जिम्मे उसने डाल दिए हैं मामला। तो फिर ख्वाजा साहब, वो आपसे फिर मिलकर उन्होंने क्या कहा? ज़ाहिर है आपकी भी अपनी ये राय है कि अगर इलेक्शन में जाना है आइंदा आप लोगों ने, तो नवाज शरीफ आपको पाकिस्तान में चाहिए कैंपेन करने के लिए और इमरान खान साहब के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, तो वो मियां साहब जल्द आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जल्द आ जाएंगे मियां साहब। हमें उनकी जरूरत है, हमारा कायदा वो उनकी मजबूती यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उसकी अशद जरूरत है। 3 दफा का वजीर आजम है वो, और मुल्क को जरूरत है उसकी। ख्वाजा साहब, जल्द को डिफाइन कर दें, जल्द को डिफाइन कर दें, दिनों में या हफ्तों में डिफाइन कर दें। मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट रहने दें, ताकि हमारे पास कल आप जो है वो डेट जो है मैं दे दूंगा या वो वक्त बता दूंगा, तो आप मुझे उसको बार बार जो है रेफरेंस देते रहेंगे, तुमने ये कहा था, सारा मीडिया रेफरेंस देता रहेगा, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट। इसका मतलब है मियां साहब ने आपको भी नहीं बताया है कि वो कब आ रहे हैं और कब आ रहे हैं? मैं देखें, मेरी बात सुने, मैं मियां साहब के साथ एक डेकोरम जो है मेंटेन रखता हूँ। मैं बात बातें जो है ना उनकी खुद समझ जाता हूँ, और जो मुझे समझ ना आए तो मैं उनसे पूछता नहीं हूँ। वो मुझे बता देते हैं, लेकिन अगर ना बताएं तो मैं उनसे पूछता नहीं हूँ। मैं एक डेकोरम मेंटेन करता हूँ। मेरा वो लीडर है, मैं उसके सामने एक आप कह सकते हैं कि लिहाज और एक डेकोरम का जो है उसका जरूर ख्याल रखता हूँ। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो अहम रिमार्क्स आज चीफ जस्टिस के सामने आए हैं कि जो ताहयात नाअहली है 62(1)(f) के तहत ये जालिमाना है। क्या इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या नताइज निकल सकते हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं इसके बाद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक जो रिमार्क्स दिए हैं, उसे पाकिस्तान में अहम सियासी रहनुमाओं के केसेस, उनके सियासी मुस्तकबिल और खुद सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों से मुतालिक सवालात उठ गए हैं। उन फैसलों पर सवालात उठ गए हैं जो खुद मौजूदा चीफ जस्टिस ने तहरीर किए हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली से मुतालिक फैसलों पर बहस शुरू हो गई है। ममनुआ फंडिंग फैसला आने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इमरान खान की मुमकिन ताहयात नाअहली पर भी बहस शुरू हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में फैसल वाउडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन का ताहयात नाअहली का हुक्म कलअदम करार दे भी दे तो हक़ाइक़ तो वही रहेंगे।
इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाउडा केस में हकाइक का दुरुस्त जायजा लिया है। इस केस में सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। केस को तफसील से सुनेंगे, जिसके बाद अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अब अहम बात यह है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली को ड्रैकोनियन यानी जालिमाना और सख्त करार दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी भी अवामी ओहदेदार की जो नाअहली होती है उसकी मुद्दत कितनी होगी, आइन में इस हवाले से कुछ नहीं लिखा है। आइन ने सिर्फ ये लिखा है कि पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए किसी भी शख्स को सादिक और अमीन होना चाहिए, और ये नहीं लिखा कि ऐसा ना होने की सूरत में वो ताहयात नाअहल होगा। इसके अलावा दीगर कंडीशंस भी रखी गई हैं पार्लियामेंट का रुकन बनने के लिए, जबकि ताहयात नाअहली का फैसला खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने लिखा था। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली के बाद ये सवाल उठा कि ये नाअहली ताहयात है या नहीं, क्योंकि आइन इस पर खामोश है। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इस हवाले से दरख्वास्त गई तो 2018 में खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ही वो फैसला तहरीर किया जिसमें उन्होंने वाजे किया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होने वाली नाअहली ताहयात होगी, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हो गए। और उस वक्त कानूनी माहिरीन ने सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से आर्टिकल 62(1)(f) की नाअहली को ताहयात नाअहली करार देना आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है और सुप्रीम कोर्ट की यह राय सख्त है। मगर आज खुद चीफ जस्टिस अपने ही तशरीह करदा आर्टिकल को ड्रैकोनियन करार दे रहे हैं। अब बात यह है कि आर्टिकल 62(1)(f) की ताहयात नाअहली के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जो जजेस शामिल थे उनमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद अली शाह थे। उस 5 रुकनी बेंच ने 62(1)(f) की तशरीह से मुताल्लिक 10 समातें की और 14 फरवरी 2018 को अपना फैसला महफूज किया और फिर 13 अप्रैल 2018 को अपना फैसला सुना दिया। और ये फैसला मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया, जिसमें बताया गया जब तक किसी अवामी ओहदेदार के खिलाफ आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालती डिक्लेरेशन मौजूद है तब तक उसकी नाअहली रहेगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 52 सफ़हात पर मबनी फैसले में कुरानी आयात, 18वीं तरमीम, मुख्तलिफ आइनी तरामीम के तज्ज़िये और बरतानवी पार्लियामेंट के कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला भी दिया और फैसले में करार दिया कि आइन का आर्टिकल 62(1)(f) रुकने पार्लियामेंट की सदाकत, अमानत और दयानत के तयन से मुताल्लिक है। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी शख्स के खिलाफ अदालती हुक्म हो कि वो सादिक और अमीन नहीं तो वो रुकने पार्लियामेंट नहीं बन सकता। आइन में जहां नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो वहां नाअहली ताहयात समझी जाती है। नजरसानी दरख्वास्तों को दीगर बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बेंचेस तयशुदा उसूल के मुताबिक फैसला करें, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो उसूल इस फैसले में तय किए थे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के दीगर बेंचेस पाबंद हो गए कि वो इसी हिसाब से फैसले करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के तफसीली फैसले के मुताबिक आर्टिकल 62(1)(f) इंतखाबी उम्मीदवारों पर इस्लामी अखलाकी मयार का इतलाक करता है। ये मयारात मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी लागू होते हैं, क्योंकि ये मयारात आलमी अखलाकी मयारात से मुताबिकत रखते हैं जो तमाम तरक्की पसंद और जमहूरी मुआशरों की बुनियादी इकदार भी हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने तफसीली फैसले में आइन के आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 के तहत नाअहली का मवाजना भी किया और बताया कि दोनों शिकों के तहत नाअहली की सजाओं में फ़र्क क्यों है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में लिखा कि आइन का आर्टिकल 62 उम्मीदवार की अहलियत का मयार तय करता है, जबकि आइन का आर्टिकल 63 मुंतखब रुकन असम्बली की नाअहलियत का मयार तय करता है। एक शख्स जो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होता है मगर इलेक्शन लड़ने के बाद किसी अदालती फैसले के जरिए नाअहल करार पाता है, उस शख्स का मवाजना एक ऐसे शख्स से नहीं किया जा सकता जिसे अदालत इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे चुकी हो। यह बहुत अहम नुकता है, क्योंकि सवाल उठ रहा था कि अगर आर्टिकल 63 के तहत किसी शख्स को किसी जुर्म में 2 साल कैद तक की सज़ा भी हो जाए, जिसमें अखलाकियात से मुतालिक जुर्म भी शामिल हो, तो भी वो सज़ा पूरी करने के बाद 5 साल के लिए ही नाअहल होगा, तो फिर कैसे आर्टिकल 62(1)(f) के तहत किसी को सादिक व अमीन करार ना देने पर सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहल कर सकती है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन लड़ने के लिए अहल शख्स नाअहली की सज़ा पूरी करने के बाद अहल हो सकता है, मगर जो शख्स इलेक्शन लड़ने के लिए ही नाअहल हो वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने अपने फैसले में लिखा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी करने वाला उम्मीदवार अवामी ओहदा रखने का अहल नहीं हो सकता। 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाले शख्स का मुकाबला एक ऐसे शख्स से नहीं किया जा सकता जो आइन के आर्टिकल 63(1)(h) के तहत सजा याफ्ता हो, क्योंकि 62(1)(f) के तहत नाअहल होने वाला शख्स अपने जुर्म की जाती कीमत अदा नहीं करता। इन हालात में ऐसा शख्स जो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हो चुका हो वो उस वक्त तक नाअहल रहेगा जब तक इस शख्स पर अदालत का हुक्म काबिल अमल रहेगा। इसलिए ऐसी सूरत हाल में जुर्म और सज़ा में मवाजना करने का उसूल उस शख्स पर लागू करने की ज़रूरत नहीं है जो आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल हुआ हो। मगर आज फैसल वाउडा की नाअहली के केस में चीफ जस्टिस ही के रिमार्क सामने आए हैं कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली ड्रैकोनियन है, यानी जालिमाना है, सख्त है। दिलचस्प बात यह है
कि ताहयात नाअहली की शिक से न सिर्फ फैसल बावड़ा का सियासी मुस्तकबिल खतरे में है, मगर हुकूमत के मुताबिक इमरान खान पर भी तलवार लटक रही है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस का जो फैसला चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस उमरता बंदियाल और जस्टिस फैसल अरब ने दिया था, उस फैसले में इमरान खान को दीगर तमाम इल्जामात से तो क्लियर करार दिया गया था, मगर गैर मुल्की फंडिंग लेने से मुतालिक इमरान खान के गलत सर्टिफिकेट के मामले को खुला छोड़ दिया गया था और मुतालिका फोरम यानी इलेक्शन कमीशन को मजीद इंक्वायरी का कहा गया था, जिस पर अब तफसीली इंक्वायरी के बाद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में साबित हो गया है कि इमरान खान गलत सर्टिफिकेट जमा कराते रहे हैं। और अब तहरीक इंसाफ का दावा है कि इसमें इमरान खान का क्या कसूर है। उन्होंने तो वही किया जो ऑडिटर ने कहा, मगर इत्तेहादी हुकूमत का दावा है कि 2017 में हनीफ अब्बासी की पटिशन का मामला फिर खुल गया है, क्योंकि 2017 में अदालत ने अपने तफसीली फैसले में मजीद लिखा था कि सियासी जमात के सरबराह की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की शिक 13 के सेक्शन 2 के तहत दिया गया सर्टिफिकेट गलत है या नहीं। किसी अदालत में ऐसी कोई भी फाइंडिंग देने से पहले मुतल्लिका फोरम में यह तयन करना लाजमी है कि सियासी जमात ने आर्टिकल 6 के सेक्शन 3 के तहत ममनुआ अतियात लिए हैं या नहीं, और साथ ही आर्टिकल 2C के तहत यह जमात फॉरेन एडेड पार्टी है या नहीं। फिर अदालत ने यह ऑब्जर्वेशन दी कि मुतल्लिका फोरम पर सियासी जमात के खिलाफ फाइंडिंग सामने आने और फिर PPO के तहत एक्शन लिए जाने के बाद ही गलत सर्टिफिकेट के मामले को किसी अदालत में सेकेंडरी फैक्ट के तौर पर देखा जा सकेगा। ये तो था इमरान खान की नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वो पैरा जिसमें गलत सर्टिफिकेट जमा कराने के मामले पर अदालत ने अपनी राय दी थी और वाज़ेह किया था कि पहले इलेक्शन कमीशन इल्जामात साबित करे और फिर इसके बाद ही अदालत में गलत सर्टिफिकेट का मामला देखा जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान पर पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक गलत सर्टिफिकेट जमा कराने का इल्जाम साबित हो गया है और ममनुआ ज़राए से फंडिंग का इल्जाम भी साबित हो गया है, मगर अब चीफ जस्टिस की इस हवाले से रिमार्क्स की हद तक मुख्तलिफ राय सामने आ गई है और तहरीक इंसाफ जो नवाज शरीफ की नाअहली के लिए 62(1)(f) की बहुत बड़ी हामी रही है, वो भी इसमें तब्दीली का मुतालबा कर रही है। फवाद चौधरी ने भी इस कानून को गलत करार दिया और कहा कि इस हवाले से कानून साजी होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, लॉ को खत्म होना चाहिए? नहीं, कानून तो दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कानून दुरुस्त नहीं है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। ये जो आर्टिकल 61, 62 की जो लैंग्वेज, कानून कभी भी वो नहीं होना चाहिए जिसकी लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन का पता ही ना हो। ये इसकी इंटरप्रिटेशन का पता नहीं है। देखिए, आइन में जो जुडिशरी से मुतल्लिक इस्लाहात तो होनी चाहिए, आइन में इसके मुतल्लिक इस्लाहात होनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सिर्फ ये है कि ये एक शख्स को सामने रख के नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये एक शख्स को जब आप सामने रख के पूरा आइन बदल देते हैं, कानून बदल देते हैं, उसके से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, डिस्कशंस नहीं होती हैं। एक कम्प्रिहेंसिव पाकिस्तान में आइन में तरामीम की ज़रूरत है। आर्टिकल 62 भी उनमें शामिल है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक क्या हतमी फैसला देती है, क्योंकि जस्टिस उमरता बंदियाल की ना सिर्फ आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक राय में फ़र्क नज़र आया है, बल्कि आर्टिकल 63 से मुतालिक भी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की राय में फ़र्क देखा गया है। जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद का माहौल बन रहा था और उनके अरकान मुनहरिफ हो रहे थे, तो सदर आरिफ अलवी ने इनराफ से मुतालिक आर्टिकल 63 की तशरीह करने के लिए एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा था। मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस पर 3-2 के तनासुब से आर्टिकल 63 पर राय दी और अदालती फैसले पर सीनियर वकला ने यह राय दी कि अदालत ने तो आइन ही को रीराइट कर दिया है। खुद 5 रुकनी बेंच के 2 अरकान ने भी यही राय दी। उस फैसले में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने अक्सरियती राय दी, जबकि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस जमाल बंदू खैल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया था। जस्टिस उमरता बंदियाल ने 3 रुकनी मुख्तसर फैसला तहरीर किया और लिखा कि हमारा ख्याल है कि किसी भी पार्लिमानी पार्टी का रुकन हाउस में अपनी पार्टी की हिदायत के बरखिलाफ जो वोट देगा तो उसे गिना नहीं जा सकता और उसे मुस्तरद किया जाना चाहिए। और ये बात इस चीज़ के बावजूद लागू होगी कि ऐसे किसी भी वोट के बाद पार्टी का सरबराह इनहिराफ के डिक्लेरेशन से मुतालिक एक्शन ले या ना ले। मगर दूसरी तरफ जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान बंदू खैल ने इस फैसले से इख्तलाफ करते हुए अपना 2 रुकनी मुख्तसर इख्तलाफी नोट लिखा, जिसके मुताबिक हमें अपने मोअज़्ज़िज़ भाइयों का मुख्तसर फैसला पढ़ने का एजाज़ मिला है और इंतहाई एहतराम के साथ हम इस फैसले से इत्तफाक नहीं करते। आर्टिकल 63A आइन के अंदर खुद एक मुकम्मल कोड है जो इनहिराफ और इसके नताइज से मुताल्लिक एक तफसीली तरीक़ाकार बताता है और केस में इलेक्शन कमीशन अगर पार्टी सरबराह की पार्टी रुकन के खिलाफ डिक्लेरेशन की तस्दीक करता है तो वो पार्लियामेंट का रुकन नहीं रहता और उसकी सीट खाली हो जाती है और किसी भी मुतासरा फरीक के लिए सुप्रीम कोर्ट में राइट ऑफ अपील का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा मजीद आर्टिकल 63A की तशरीह हमारे ख्याल में आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ होगा, जो आइन की दीगर शिकों को भी मुतासिर करेगा और जिस हवाले से खुद सदर ने अपने रेफरेंस में पूछा ही नहीं है। हम सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालों में कोई मजबूती नहीं देखते और इनका जवाब नफी में दिया जाता है। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दिया। और सिर्फ यही नहीं, खुद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल जिन्होंने मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न करने की राय दी थी, उनके 24 मार्च को सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क सामने आए थे कि वोट डालकर शुमार न किया जाना तौहीन आमेज है। ये तौहीन आमेज है कि एक रुकन वोट कास्ट करे और आप कहें कि ये वोट कास्ट नहीं होगा, वोट तो हर सूरत में होगा।
वोट काउंट होने के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। मगर फिर चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुना दिया और करार दिया कि मुनर्रिफ अराकीन का दिया गया वोट ही तस्लीम नहीं किया जाएगा। और फिर इस फैसले से हमजा शहबाज की वज़ारत आला से मुतालिक भी तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। 22 जुलाई को डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 63A के फैसले का सहारा लेकर काफ लीग के 10 वोट्स को मुस्तरद कर दिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुझे पार्टी के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का खत मिला है जिसमें उन्होंने हिदायत की है कि नून लीग के उम्मीदवार को वोट दिया जाए। पार्टी अरकान ने पार्टी सदर की हिदायत से इनराफ किया है, इसलिए उनका वोट शुमार नहीं होगा। नतीजे में हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। मगर तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दौरान समाअत वकला की तरफ से ये नुक्ता उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का माजी का फैसला है जो जस्टिस अजमत सईद शेख ने तहरीर किया था, जिसमें करार दिया गया था कि पार्टी सदर को वोट डलवाने का इख्तियार हासिल है और उसमें जस्टिस उमरता बदियाल के भी दस्तखत मौजूद हैं। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से 3 रुकनी बेंच की जगह फुल कोर्ट बनाने का भी मुतालबा किया गया और ना बनाने की सूरत में इस समाअत की कार्रवाई का बायकॉट कर दिया गया। मगर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब करार दे दिया और फैसले में चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने वाज़ेह किया कि जस्टिस अजमत सईद शेख का जो फैसला था वो 8 रुकनी था और फुल कोर्ट 17 रुकनी होती है, जिसमें अक्सरियत के लिए 9 जजेस का होना ज़रूरी है और दीगर 6 जजेस ने जो फैसले दिए उसमें आर्टिकल 63A से मुतालिक कोई बात नहीं की गई थी, इसलिए जिस पैरा का हवाला दिया गया है वो बाइंडिंग नहीं है, वो पासिंग रिमार्क्स थे। और अगर जज ने नादानिस्ता तौर पर कानून का गलत जायज़ा लिया है तो उनके पास ये इख्तियार है कि वो बाद में अपनी दानिश में आज़ाद जहन के साथ कानून की दुरुस्त तशरीह कर सकते हैं। इस हवाले से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और हाल ही के केस में इमरान खान के वकील हामिद खान हमारे साथ मौजूद होंगे। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। फैसल वाउडा के केस में आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से जो चीफ जस्टिस की राय आई है उसके ज़ाहिर सियासी तौर पर एक अलग अहमियत है। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हालिया केस में इमरान खान साहब के वकील और सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान साहब। हामिद खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हामिद खान साहब, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ता हयात ना अहली का आर्टिकल 62(1)(f) ड्रैकोनियन कानून है। आपकी तो ज़ाहिर एक बड़ी कंसिस्टेंट राय रही है ता हयात ना अहली के हवाले से, मगर यह कानून या आइन की शिक ड्रैकोनियन है या खुद मोहतरम चीफ जस्टिस ने जो माजी में फैसला लिखा था हयात ना अहली का, उसकी वजह से यह मामला पैदा हो गया था? देखिए, शिक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसके तहत कोई शख्स ता हयात नाअहल हो सकता है। शिक में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए किसी कैंडिडेट की, उनमें से एक क्वालिफिकेशन ये है कि वो ईमानदार हो और जो सच बोलता हो, यानी सादक और अमीन होना चाहिए। तो वो तो एक खूबी बयान की हुई है जो कि होना चाहिए, जनरली ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये तो कहीं नहीं कि अगर वो ना हो या इसके बरक्स उसका कॉन्डक्ट हो तो सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अब जब चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि एक जालिमाना कानून है, ड्रैकोनियन है, तो क्या किया जाए आगे जाके? ये अदालती फैसले की रोशनी में ड्रैकोनियन बना फिर आपके ख्याल में? देखिए, यही नज़र आता है ना, क्योंकि जिस तरह से अदालत ने तशरीह की है कि अगर कोई सादक और अमीन नहीं नज़र आता और ये उसके बाद साबित हो जाता है कि वो सादक और अमीन नहीं है या उसने कोई झूठ बोला है या उसने कोई और अमानत में ख़यानत की है, तो उस सूरत में वो क्वालिफ़िकेशन पूरी नहीं करता। अब सवाल ये है कि वो क्वालिफ़िकेशन ना पूरी करने की शक्ल में उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या सारी उम्र के लिए नाअहली होगी या चंद सालों के लिए होगी? ये मामला यहाँ नहीं लिखा हुआ है, आर्टिकल 62 में कहीं नहीं लिखा हुआ कि। और दूसरी बात, आर्टिकल 62 जो है ये क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिका आर्टिकल है, डिस्क्वालिफ़िकेशन से मुतल्लिका नहीं है। तो मेरे नज़दीक इसको बड़ी हद तक गलत उसकी तशरीह हुई है अदालत की तरफ से कि उसका नताइज में उन्होंने कहा कि एक शख्स सारी उम्र के लिए नाअहल हो जाएगा क्योंकि वो उसका झूठ साबित हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत इस मामले में कानून काफ़ी ज़ालिमाना तशरीह हुई है इस कानून की। कानून में तो कोई ऐसी बात नहीं है। आम तौर पे हम ये तवक्को करते हैं अपने नुमाइंदगान से कि वो सच बोलेंगे और बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो नताइज हैं उसके बारे में यहाँ तो नहीं लिखा हुआ। लेकिन आर्टिकल 63 जो है
जो डिस्क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक़ है उसमें उन्होंने वजाहत से चीज़ें कही हुई हैं कि इस सूरत में 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इस सूरत में अगला इलेक्शन तक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो चीज़ें तो दी हुई हैं, लेकिन आर्टिकल 62 में कोई ऐसी बात नहीं है। साहब फिर इसका तदारुक कैसे हो जब अब चीफ जस्टिस साहब खुद भी कह रहे हैं कि एक जालिमाना है ताहयात नाअहली का मामला। अब अदालत ने तो अपने फैसले लिख दिए, उस फैसलों की वजह से माजी में लोग ताहयात डिस्क्वालीफाई भी हो गए, मुस्तकबिल में मजीद के हवाले से बात की जाती है। कैसे तदारुक हो कि ये अब ताहयात नाअहली का मामला हटे और मुस्तकबिल के लिए भी हटे तो फिर माजी के लिए भी हटे, क्योंकि वरना ज़ाहिर है एक कंट्रोवर्सी अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। देखिए, एक तो बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है वो उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनका फैसला नहीं है। उस ऑब्जर्वेशन का कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं है। बाइंडिंग इफेक्ट होगा उस वक्त होगा जब कोई केस उनके सामने आएगा और वो ऐसा बेंच फॉर्म करेंगे जो कि जिस बेंच का पहले फैसला है, जिसमें ताहयात नाअहली का उन्होंने फैसला दिया है, उसको अगर उन्होंने रिव्यू करना हुआ, बल्कि हम उसको कहते हैं रिविजिट करना होगा, क्योंकि अब रिव्यू के टाइम तो गुजर चुके हैं उन केसेस में। अब तो अरसा गुजरने के बाद एक रिविजिट का एक प्रोविजन होता है। अगर वो रिविजिट करना चाहेंगे तो उस सूरत में तो फिर एक लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा, उस बेंच से बड़ा जिसने पहले ये फैसला दिया था कि ताहयात नाअहली होगी। साहब और इसका क्या किया जाए कि बार बार जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं, पहले तो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पर सवाल उठ रहा होता था, अब विद इन सुप्रीम कोर्ट सवाल उठ रहा होता है कि जी जो माजी के फैसले हैं 63 पर पहले कुछ और राय थी, अब राय बदल दी। फिर जो बेंच के 2 रुकन होते हैं वो कहते हैं तो रीराइट करने के मुतरादिफ होगा कि वोट ना काउंट किया जाए, और मगर हमने देखा कि वो फैसला आ गया। फिर ये 62(1)(f) में जो इनकन्सिस्टेंसीज हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए, जो पिछले 8-10 साल में इतनी ज़्यादा आ गई हैं कि केस टू केस ही वेरी कर रही होती हैं चीज़ें। जी, ये बात सही है आपने कि ये हम सब बहुत इस मामले में जो फिक्रमंद हैं कि अदालत के फैसलों के अंदर आपस में टकराव है, इनकन्सिस्टेंसी है, उसकी वजह से कानून के इतलाक़ में बहुत हद तक कन्फ्यूजन पाया जाता है। और मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट में इस को एक बड़ा बेंच एक दफ़ा तश्कील करना पड़ेगा, जिसमें जहाँ जहाँ ऐसी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आती हैं उनको वंस फॉर ऑल रिजॉल्व करना पड़ेगा, ताकि कानून वाज़े हो जाए और ताकि अदालतें जो नीचे फैसला करती हैं उनके लिए भी एक गाइडलाइन, मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाए इन फैसलों में। मतलब और क्या पार्लियामान का भी कोई किरदार हो सकता है इन चीज़ों को और वाज़े तौर पर डिफाइन करने में, चाहे ताहयात नाअहली का मामला या दीगर मामला? तो अदालत ने अपने फैसलों से एक रीराइट करने वाली बात आ गई थी, तो अदालत ही तस्हीह करेगी। देखिए, वो रीराइट वाली बात तो आपने की है ना आर्टिकल 63A वाले फैसले के हवाले से। उसमें 3 जजेस का एक व्यू था कि वो वोट काउंट नहीं होंगे और 2 का ये व्यू था कि नहीं, ऐसी बात आर्टिकल 63A में नहीं है। तो उनका ये ख्याल था कि आप जब ये ऐसी तशरीह कर रहे हैं तो वर्चुअली आप नए सिरे से वो आइन लिख रहे हैं, आइन का वो शिक्ल लिख रहे हैं। बात तो दुरुस्त थी, क्योंकि पहली कोशिश यही होनी चाहिए, जो तशरीह के बुनियादी आइनी असूल हैं वो ये है कि जिसको हम कहते हैं कि लफ्ज़ी लुग़त का जो मानी है उसी के मुताबिक होना चाहिए। मतलब बजाय इसके कि आप उसका जो लेटर ऑफ द लॉ है उसको आप इग्नोर करके आप उसकी तशरीह और तरह से करना शुरू कर दें। तो इसीलिए वो जो 2 जज साहिबान ने डिफ़र किया था, उनका यही व्यू था कि आप कानून का लेटर ऑफ द लॉ तो पढ़े ना, उसके मुताबिक फैसला करें। अगर आप कुछ और फैसला करेंगे तो लगेगा कि आपने लेटर ऑफ द लॉ यानी आइन का जो आर्टिकल 63A के कंटेंट है उसमें कोई तब्दीली कर दी है और आप रीराइट कर रहे हैं उस आर्टिकल 63A को, जो कि सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है अगर वो उसकी आइनी तरमीम करे। उस सूरत में यहाँ भी वही बात है जहाँ पार्लियामेंट का ताल्लुक है। 62(1)(f) जो है उसको यकीनी तौर पे पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन उसके लिए एक आइनी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, यानी दोनों हाउसेस से 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द फुल हाउस लेनी पड़ेगी, फिर ही तरमीम हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।